तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि वीबीटी से ऑक्सीजन आया था डायामैग्नेटिक, और वीबीटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसीलिए हमने पढ़ी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और हमने वहाँ ड्रॉबैक ये लिखे थे वीबीटी के कि ऑक्सीजन वीबीटी के अकॉर्डिंग डायामैग्नेटिक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो कैसा मिला, पैरामैग्नेटिक। सही है ना। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट दिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। कौन सा कॉन्सेप्ट था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे थे और कंबाइन करके बना रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे। एक तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम थी, उसे हमने बोला था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और एक वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी, उसे हमने बोला था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो। फिर हमने कहा कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो डीस्टेबलाइज करेंगे, यानी स्टेबिलिटी को, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को घटा देंगे, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। तो BMO की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद मैंने कहा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो वहाँ सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री का होना ज़रूरी है, यानी 1s 1s के साथ ही कंबाइन करेगा, 2s 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2p 2p के साथ, और 2p में भी 2px वाला 2px के साथ, 2py वाला 2py के साथ, 2pz वाला 2pz के साथ। और जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे थे वैसे ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी ऑफ-बोर रूल भी फॉलो होगा, पॉली भी होगा और हुंड भी होगा। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने जा रहे हैं वो वेव नेचर के हिसाब से समझने जा रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें दोनों नेचर होते हैं, एक तो वेव नेचर भी होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर भी होता है। बात समझ में आ रही है? वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी। तो अब हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको हम वेव नेचर से समझने जा रहे हैं। तो दो कोई ऑर्बिटल ले रखे हैं, एक ऑर्बिटल ले रखा है A और एक ऑर्बिटल ले रखा है B। ये दो ऑर्बिटल हैं और इनका जो वेव फंक्शन है वो है psi A और psi B। ठीक है ना। अब देखो इन्हें वेव की फॉर्म में बनाते हैं, इन दो ऑर्बिटल को बनाते हैं वेव की फॉर्म में। यहाँ psi A और यहाँ psi B। अब अगर इनका फेस सेम है, अगर फेस सेम है, दोनों का फेस सेम है, यानी ये दोनों इन फेज हैं, तो मुझे बताओ इनमें क्या होगा? इंटरफेरेंस। और जब फेस सेम होता है तो उस इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो ये जो वेव फंक्शन है ये इनका एम्पलीट्यूड है ना, ये इनका एम्पलीट्यूड है। अब ये दोनों आपस में, इनमें क्या होगा? इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव होगा, तो मुझे बताओ जो रिजल्टेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे थे? सेम फेज में थे। बोलो। यानी तुमने यहाँ पर psi A और psi B लिया और यहाँ पर इन दोनों का क्या करा दिया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बन गया psi A प्लस psi B। ठीक है ना। इसी तरीके से जब तुमने आउट ऑफ फेस लिए, यानी तुमने दो ऑर्बिटल लिए जिसमें एक, इस बार तुमने दो ऑर्बिटल लिए और इसमें देखो ये psi A है और ये psi B। अब देखो ये आउट ऑफ फेस है, दोनों आउट ऑफ फेस है। अब जब इन दोनों में इंटरफेरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और देखो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है ना। बोलो यहाँ पर क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो। यहाँ जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करोगे तो वेव फंक्शन ऑफ A और वेव फंक्शन ऑफ B, ये दोनों मिला के क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी को अभी हमें रिलेट करना है ऑर्बिटल से, और जब ये अपोजिट फेस में होंगे तब ये करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये ऑर्बिटल है यार, हम ऑर्बिटल के बारे में तो ही पढ़ रहे हैं, तो अगर ऑर्बिटल है तो उसमें प्रेजेंट क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की तो बात हो रही है। अरे ऑर्बिटल में प्रेजेंट तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक टर्म होता है psi स्क्वायर। क्या टर्म होता है? psi स्क्वायर। और ये psi स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन
इलेक्ट्रॉन, कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मुझे बताओ इन दोनों का अगर तुम स्क्वायर कर दोगे, कंस्ट्रक्टिव का स्क्वायर करो सर, कंस्ट्रक्टिव का ज़रा स्क्वायर करो, तो ये आ जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। ठीक है ना। देखो हमने इसको क्या मान लिया, साई स्क्वायर मान लिया कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए देख लो, यहाँ क्या हो जाएगा साई स्क्वायर, तो यहाँ तुम क्या करोगे साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। अब मुझे एक बात बताओ, हम कह रहे हैं साई स्क्वायर का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ साई स्क्वायर की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव में ज़्यादा होगी या डिस्ट्रक्टिव में। तो देखो कंस्ट्रक्टिव में एक्स्ट्रा क्या है 2 साई ए साई बी, और डिस्ट्रक्टिव में देखो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2 साई ए साई बी। तो मुझे बताओ साई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका सीधा मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। तो देखो समझना, तुमने यहाँ दो ऑर्बिटल लिए थे, एक का वेव फंक्शन साई ए, दूसरे का वेव फंक्शन साई बी। अब ये दोनों ऑर्बिटल ने किया इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस करने के बाद क्या बनाया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बना दिया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया। अरे दो ऑर्बिटल मिले और उन्होंने क्या बनाया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब अगर सेम फेज में होंगे, अगर सेम फेज में होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर अपोजिट फेस में होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो तुम देखो वेव देखो यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ होगा माइनस, तो यहाँ तुम देखो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम ये देखेंगे कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे और उन एटॉमिक ऑर्बिटल में एक बार तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक बार करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उससे क्या बना लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार हम सेम फेस में ऑर्बिटल को लेंगे और एक बार अपोजिट फेस में लेंगे और उसके बाद बनाएंगे हम ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो तो अब यहाँ पर तुम्हें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने जेड माना है तो तुम यहाँ जेड एक्सिस को ही क्या मान लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जेड एक्सिस को ही क्या मान लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो अब सबसे पहले तुमने लिया 1s और साथ में लिया 1s, भाई सेम एनर्जी का होगा ना, सेम एनर्जी का, और ये प्लस प्लस का मतलब है कि ये दोनों किस फेज में है, सेम फेज में। इन दोनों का फेज कैसा है, सेम। बोलो यार, तो जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा सेम फेज में तो मुझे बताओ ये इस तरीके से बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बन गया, MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो, क्योंकि सेम फेज में है ना, तो सेम फेज में तो मुझे बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब देखो, अब अगर आउट ऑफ फेज हो जाए, आउट ऑफ फेज, ये प्लस हो और ये क्या हो माइनस, तो जब आउट ऑफ फेज हो जाएगा ना तो ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है ना, अगर आउट ऑफ फेज है तो एक होगा प्लस एक होगा माइनस। और यहाँ तुम देखो इस एक्सिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो होगी। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो हो, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना मिले, उसी को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। और नोड भी किसे बोलते हैं, उस प्लेन को नोडल प्लेन बोल दोगे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिले उसे बोल दोगे नोड, उसे क्या बोलोगे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिल गई, नोड, यहाँ क्या मिली, नोड। अब मुझे बताओ ये भी 1s है ना, ये भी 1s है। ठीक, तो यहाँ पर सेम फेज में थे, और जब सेम फेज में थे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, सेम फेज में थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, देखो समझना क्या हुआ होगा। यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन थे और इस वाले ऑर्बिटल में भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल है ना, तो इसका अलग अलग एटम लिए है ना हमने। एटम कैसे लिए हमने, अलग अलग। अरे यार, अलग अलग एटम के ही तो ऑर्बिटल लिए हैं, सेम एटम के नहीं लिए, अलग अलग एटम के ही ऑर्बिटल हमने लिए हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, बीच में नहीं होंगे, इस जगह पे, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे,
इसी जगह पे क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम फेज में मिले ना। कहाँ गया, सेम फेज में मिले तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे। तो जब ज़्यादा होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ न्यूक्लियस, बीच में निकलेगी एनर्जी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, नहीं घटेगी। एनर्जी रिलीज हुई है ना सिस्टम से, तो जहाँ से रिलीज हुई है उसकी तो कम हो गई, जहाँ से रिलीज हुई है उसकी कम हो गई, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी। तो बीएमओ में तो अब यहाँ तुम देखो, ये जो सेम फेज वाले बीएमओ थे, तो यहाँ तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ स्टेबिलिटी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, 1s और ये भी 1s। ठीक है, बोलो। अब इसमें हम कराएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देखो सेम फेज में है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये कुछ बनेगा ऐसे, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब तुम देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो जाहिर सी बात है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब देखो 1s और 1s, जैसे तुम VBT में कर रहे थे, 1s से क्या बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था ना। अरे s ऑर्बिटल से क्या बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ भी तुम इसे लिखोगे सिग्मा 1s, क्या लिख दोगे, सिग्मा 1s। यहाँ तुम्हें रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा बॉन्ड कौन सा है। इसके बाद जब तुम इसी को अपोजिट फेज में लोगे, अपोजिट फेज में, तो यहाँ होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ होगा पॉजिटिव, यहाँ होगा निगेटिव। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ बनेगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और देखो जब ये भी 1s है, ये भी 1s है, तो 1s हमेशा सिग्मा बनाएंगे, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा स्टार्स, ठीक है ना। अच्छा, इस जगह तुम देखो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये जगह कहलाएगी नोड, और इस प्लेन को बोलेंगे नोडल प्लेन। प्लेन को क्या बोल देंगे। इसी तरीके से तुम देखो, अगर 2s लिया और 2s सेम फेज में है, 2s किस में है, सेम फेज में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन जाएगा ये 2s, ये बन जाएगा 2s। अब देखो 2s है, ये भी 2s है, तो s में जब भी ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ कहोगे सिग्मा 2s। अब ये है कैसा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो हम बोल देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 2s से। और अगर फेज अपोजिट है, फेज अगर अपोजिट है तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, अपोजिट फेज में डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा 2s डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ जो देखो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस बना रहा हूँ मैं डॉट से, और फिर देखो यहाँ पर भी एक नोड आ गया ना, यहाँ भी नोड आ गया, और इस प्लेन को क्या बोल दोगे, नोडल प्लेन। और यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा सिग्मा स्टार 2s, और ये क्या होगा, ABM। अब देखो इसके बाद अगर बात करो तुम, तो अब हमें यहाँ पढ़ना है 20 इलेक्ट्रॉन तक। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन तक पढ़ना है, मैंने तुम्हें बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ डायटोमिक में यूज़ करेंगे, और डायटोमिक में भी 20 इलेक्ट्रॉन तक ही यूज़ करना है। तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन तक यूज़ करना है तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनाने पड़ेंगे हमें, 10, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तुम देखो ज़रा यहाँ पर, अभी तक तुम देखो हमने कितने ऑर्बिटल बना लिए हैं, 4 बना लिए ना, 1s स्टार, 2s स्टार, यानी हमें टोटल ऑर्बिटल चाहिए 10 ऑर्बिटल चाहिए, तो उसमें हम 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उतना ही हमारा काफ़ी है। तो देखो अब इसके बाद हम लेने जा रहे हैं p ऑर्बिटल को। इसके बाद p ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे हम, p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल का तुम्हें मालूम है, p ऑर्बिटल में px होगा, py होगा और pz, सही है ना। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें, p सबशेल की बात करें, तो 3 ऑर्बिटल होंगे, एक px, py और pz। हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसे माना है, pz को, हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z को माना है, किसे माना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z को माना है। तो देखो सबसे पहले मैं pz लूँगा, सबसे पहले क्या लेंगे हम, pz। ध्यान से देखना जरा इधर, तो मुझे बताओ जब तुम pz लोगे, देखो ये pz है, और ये दूसरा ऑर्बिटल होगा pz। अब अगर ये सेम फेज में है तो यहाँ होगा प्लस, यहाँ भी होगा
प्लस, यहाँ होगा माइनस और यहाँ होगा माइनस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इनमें ओवरलैपिंग होगी, और जो इनमें ओवरलैपिंग होगी वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? हेड ऑन। अरे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और जब भी p ऑर्बिटल में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड, और जब कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो देखो ये बन कैसे जाएगा फाइनली, देखना ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सही है ना। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है ना, कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। बॉन्ड कौन सा बनेगा? अब बताओ कौन सा ऑर्बिटल लिया है तुमने? pz। ऑर्बिटल कौन सा लिया है? तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? सिग्मा 2pz। कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? सिग्मा 2pz। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बोलो। अब अगर इसी को तुमने अपोजिट फेज में लिया, इसी को तुमने अपोजिट फेज में ले लिया, देखो जरा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, और पीज एक और ऑर्बिटल लिया pz, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो मुझे बताओ अब फेज कैसा हो गया? अपोजिट। और जब फेज अपोजिट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ प्लस माइनस, बोलो। और बीच में क्या आ गया? नोडल प्लेन, बीच में क्या है? और यहाँ पर क्या है? नोड। यहाँ यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। बताओ ये क्या कहलाएगा? सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आएगा, देखो हमने माना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हमने z मानी है, तो जब तुमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z मानी थी तो इंटरन्यूक्लियर z एक्सिस मानने पर यहाँ पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई और उससे बॉन्ड कैसा बना? सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन अब देखो जब तुम बात करोगे px की और py की, जब बात करोगे, पहले ऑर्बिटल ले लो px और यहाँ भी ले लो px। अब मुझे बताओ अगर ये दोनों सेम फेज में हैं, अगर ये दोनों सेम फेज में हैं तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो देखो है ना, तो ऊपर की तरफ तो क्या आ जाएगा? प्लस प्लस, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? माइनस माइनस, ठीक है ना। बोलो, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक ही साथ फोटो लेना। अब अगर यहीं पर हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखना यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अच्छा यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? 2px की और 2px। तो देखो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर ऐसे ही बनेगा, यहाँ एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। और मुझे बताओ ये जो बनेगा ये क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग 2px। अब देखो जो 2px के साथ होगा, जो 2px के साथ होगा वही किसके साथ होगा? 2py के साथ। सेम कंडीशन 2py के साथ होगी। यानी सिग्मा 2px, सिग्मा 2pz के बाद क्या बना? पाई 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। बिल्कुल सेम 2py के साथ होगा। यहाँ बनेगा पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग पाई 2py। अब ये जो पाई 2px है और पाई 2py है, ये दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे। ये दोनों ऑर्बिटल कैसे होंगे? डीजनरेट। इसको समझ लेना जरा ध्यान से। देखो ये कोई पी सबशेल की बात करूँगा अगर मैं, ये पी सबशेल है तो इसको मान लो px, इसको मान लो py और इसको मान लो pz, ठीक है ना, pz। अब देखो हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसे माना? z को। z एक्सिस को क्या माना? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जब तुमने z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा pz का, जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, और px और py से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और तुम्हें मालूम है सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है। सिग्मा और पाई की दोनों की एनर्जी अलग अलग। अब इन दोनों में तो क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। इन दोनों में क्या बन रहा है? पाई। और इसमें क्या बन रहा है? सिग्मा। तो इसकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी से अलग, यानी पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी तो सेम होगी, लेकिन सिग्मा 2pz की एनर्जी सेम
नहीं होगी। तो पाई 2px और पाई 2py को तो तुम डीजेनरेट ऑर्बिटल बोल सकते हो, लेकिन सिग्मा 2pz जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो 2px है, 2px और 2py इन दोनों की कंडीशन बिल्कुल क्या होगी, सेम, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी भी क्या है, सेम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं डाई एटॉमिक के लिए, और डाई एटॉमिक में भी 20 इलेक्ट्रॉन तक ही। तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो उसके लिए तुम्हें 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए, और 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब हमारे पास तैयार हो गए हैं। 1s 1s स्टार, 2s 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py, और इसी तरीके से सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz, पाई एंटीबॉन्डिंग 2px और पाई एंटीबॉन्डिंग 2py। देखो ये 10 ऑर्बिटल हैं, और इन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, और 2-2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 20। सही है ना, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 20। तो इसके बाद अब हमें पढ़ना है एनर्जी लेवल डायग्राम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये समझ लेना। एनर्जी लेवल डायग्राम, हमें इलेक्ट्रॉन भरना है 20 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इसको हम दो तरीके से देखेंगे, दो तरीके से, एक तो 1 to 14 इलेक्ट्रॉन तक और 15 to 20 इलेक्ट्रॉन तक। इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो दोनों अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हम केस ले लें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन का। 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तुम देखो 1s है, 1s स्टार है। तो बताओ 1s और 1s स्टार में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 1s स्टार की। एंटी बॉन्डिंग की, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, 1s में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं उनके इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ भरोगे, 1s में, फिर भरोगे 1s स्टार में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, और उसके बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s स्टार में। बोलो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो जाएंगे पाई 2px में, और उसके बाद जाएंगे पाई 2py में, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2pz। कहाँ जाएंगे, सिग्मा 2pz। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना। और आगे तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे पाई 2px में, और उसके बाद जाएंगे पाई 2py में, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। और मैंने तुम्हें बताया है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, डीजनरेट। ये दोनों आपस में क्या होंगे, डीजनरेट। और यहाँ पर देखो इनकी एनर्जी ज़्यादा, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, डीजनरेट। यानी इन दोनों की एनर्जी कैसी होगी, सेम। और उसके बाद किसकी होगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की। क्या ये बात समझ में आई नहीं है, बोलो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ। तो 1 to 14 के लिए देखना, ध्यान से सुनना। यहाँ 1s होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ भी क्या है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। और इन दोनों में क्या होगी, ये दोनों कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और तुम्हें मालूम है जिसकी एनर्जी कम होती है वो BMO होगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ABMO होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ तो ये तो बन गया। अब इसके बाद 2s आएगा, 2s, और यहाँ भी क्या होगा, 2s, और ये 2s भी क्या बना लेगा। देखो ये तो होगा सिग्मा 1s, और ये होगा सिग्मा स्टार 1s। और जब इन दोनों में होगी, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये बनाएगा सिग्मा 2s, और ये बना लेगा सिग्मा स्टार 2s। बोलो, ठीक है ना। इसके बाद तुम देखो, इसके बाद p ऑर्बिटल आएगा, इसके बाद आएगा p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल में यहाँ तुम देखो सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा थी, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा थी ना। बोलो यार, 14 तक किसकी एनर्जी ज़्यादा थी, चेक करो। मगर हाँ, लिखा ही कहाँ, किसकी ज़्यादा थी। तो जब इसके बाद p ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल दो तरीके से टूटेगा। यहाँ भी p ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी p ऑर्बिटल होगा, ये भी 2p और ये भी 2p। तो देखो जब ये कैसे टूटेगा, इसमें दो ऑर्बिटल, यानी पाई 2px की बात करो अगर, पाई 2px और पाई 2py, ये दोनों तो डीजनरेट है। और सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी 14 के केस में ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा ऐसे,
बताओ ये क्या होगा, पाई 2px, ये हो जाएगा पाई 2py, और यहाँ होगा सिग्मा 2pz, यहाँ होगा सिग्मा 2pz, ये है सिग्मा 2pz। और यहाँ देखो ये टूटेगा एंटी बॉन्डिंग पाई 2px और एंटी बॉन्डिंग पाई 2py, और यहाँ होगा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ होगा एंटी बॉन्डिंग 2pz। बोलो ऐसे ही बनेगा ना। तो ये हो गया इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, ये एनर्जी का ऑर्डर है, बोलो ये एनर्जी का ऑर्डर है, यानी ऊपर की तरफ जाने पर एनर्जी बढ़ रही है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे तुम, बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एबीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में आओगे, यहाँ बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर AB। अब यहाँ देखो ये पाई 2px पाई 2py है, तो इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। तो पहले यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 6 8, उसके बाद 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन तुम एक एक भरोगे। ध्यान से सुनना। अब अगर यहाँ पर केस मैं ले लूँ B2 का, यहीं से समझ लेना, B2 का केस लें तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन है वो इवन है, 10 तो इवन नंबर हुआ ना। अब जब तुम 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, पाई 2px में, और 10वां कहाँ भरोगे, पाई 2py में। कहाँ भर दोगे, पाई 2py में। तो मुझे बताओ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 2। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? और अगर इसी को वीबीटी के हिसाब से तुम सॉल्व करते तो ये डायमैग्नेटिक आ जाता। यही तो एक्सेप्शन था यहाँ, यही इसीलिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीबीटी में जब V2 को तुम पढ़ोगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और यहाँ क्या है, पैरामैग्नेटिक। खैर, जब तुम 10 इलेक्ट्रॉन भर लोगे, उसके बाद 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, 12वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, और उसके बाद फिर किसकी तरफ जाओगे, सिग्मा 2pz की तरफ। और उसके बाद देखो फिर एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, लेकिन यहाँ तो अभी हमें 14 की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ आकर ये 14 हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कंडीशन थी 1 to 14 के लिए। अब देखो, अब हम बात करें अगर 15 to 20 वाला केस, 15 to 20 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखो O2 आएगा ना, F2 भी आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, ये केस भी आएगा। तो देखना यहाँ ध्यान, ये 1s है और ये भी क्या है, 1s। अब यहाँ भी क्या बनेगा, 1s स्टार, और यहाँ बनेगा सिग्मा 1s, और यहाँ बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है ना, बोलो ये 1s था, ये भी 1s। अब इसके बाद आएगा 2s, यहाँ भी 2s। तो इस 2s से क्या बनेगा, यहाँ इस 2s से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और उसे बोलेंगे हम सिग्मा 2s, और यहाँ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। अब 2s के बाद आएगा p का नंबर, p ऑर्बिटल का। तो देखो यहाँ p ऑर्बिटल का केस अलग हो जाएगा, यहाँ पर p ऑर्बिटल का केस थोड़ा अलग होगा। देखो यहाँ ये p ऑर्बिटल टूटेगा, और यहाँ बनेगा इस बार पहले क्या आएगा, पहले आएगा सिग्मा 2pz। पहले कौन आ जाएगा, सिग्मा 2pz, क्योंकि 20 के केस में इसकी एनर्जी हो जाएगी कम। और इस बार यहाँ क्या आ जाएगा, पाई 2px और पाई 2py, और ये दोनों कैसे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके बाद अगर यहाँ आएगा एंटी बॉन्डिंग 2px, और यहाँ आएगा एंटी बॉन्डिंग 2py, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है ना, बोलो। अब यहाँ पर ये ऑर्डर आ गया, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू करो। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो चाहे 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 1 to 20 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सेम है। यहाँ से देखो चेंज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 11वां और 12वां सिंगल सिंगल भरा। इसके बाद देखो इसको पेयर कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, 16वां इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब मुझे बताओ O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो जब 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और वीबीटी के हिसाब से चलोगे तो क्या आएगा, डायमैग्नेटिक। इसके बाद फिर इसको पूरा भर लो, और इसके बाद इसको ऐसे। ठीक है ना। अब देखो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे हम NB, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BMO।
और Na बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ABMO। अब हम यहाँ निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस Na/2। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? NB माइनस Na/2। तुम देखो ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाया था हमने, सिंगल बॉन्ड था ना, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाया था, तो यहाँ कितने बॉन्ड बने थे? 2, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड बनाया था, 3 बॉन्ड बने थे, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर यही है कि कितने बॉन्ड 2 एटम के बीच में बने हैं, वही क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। तो ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड की एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, उतनी बॉन्ड की एनर्जी भी, और जितनी बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा उतना बॉन्ड स्टेबल ज़्यादा, तो उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा। और मुझे बताओ, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी ही बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ होगी कम। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के। तो ये याद रखना है तुम्हें बहुत अच्छे से, सही है ना? अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज़्यादा हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो सब कैसे हो? पेयर्ड, तो वो क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। और अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। सही है ना?